Hello class. Today we are starting with chapter number 12 sound. चैप्टर का नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? क्या कहता है चैप्टर? Every day we hear the sounds from various sources like human, birds, bells, machines, vehicles, television, radio, sound, etc. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. तो sound जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है, ओके? और जो हमारे कानों में सेंसेशन पैदा करती है जब भी कोई आवाज़ होता है, तरंग होती है। तो there are also other forms of energy like mechanical energy, light energy. We have talked about mechanical energy in the previous chapters. Now you have been taught about the conservation of energy, which states that we can neither create nor destroy the energy. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या कहता है कि हम ना तो एनर्जी को बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है सिर्फ, राइट? वी कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नाउ व्हेन यू क्लैप अ साउंड इज प्रोड्यूस, जब मैंने ताली बजाई तो एक साउंड प्रोड्यूस्ड हुआ। नाउ कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? तो क्या हम ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी एनर्जी यूज़ करे बगैर? विच form of energy did you use to produce the sound? In this chapter we are going to learn how sound is produced and how it is transmitted through a medium and received by our ears. तो कैसे रिसीव होती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, एक एक्टिविटी है जिसको हम करेंगे। टेक ए टर्निंग fork and set it vibrating by its prong on a rubber pad. Bring it near your ear. एक वाई शेप्ड का prong आता है जिसको रबर के साथ यूं टकरा के उसके अंदर वाइब्रेशंस होती है, फिर उसको हमारे कान के बाजू में लाया जाता है। नाउ डू यू हियर एनी साउंड? ओके, टच वन ऑफ द prongs of the vibrating turning fork with your finger and share your experience. तो जब वो वाइब्रेटिंग जैसे मैं आपको बताऊं, एक वाई शेप का जो टोनिंग फॉर्क होता है उसके रबर के साथ यूँ स्ट्राइक करेंगे और यूँ पकड़ेंगे तो उसके अंदर इस तरह की वाइब्रेशंस आएगी, ओके? नाउ क्या करना है हमको? Now suspend a table tennis ball or a small plastic ball by a thread from a support. Take a big needle and thread. Put a knot at the one end of the thread and then with the help of the needle pass the thread through the ball. Now touch the ball gently when the prong is vibrating, tuning fork. For example, देखो हमने क्या करना है, एक बॉल के अंदर से एक धागा हमने वो किया है, राइट? और वो फ्रीली सस्पेंडेड है। तो जब हम वो वाइब्रेटिंग वाला ट्यूनिंग फोर्क उसके बाजू में ले आएंगे तो बॉल जो है वो वाइब्रेशंस करना शुरू कर देगा, ठीक है? दिस इज़ हाउ द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. राइट, अब ऐसी ही एक दूसरी एक्टिविटी है जिसमें हमको क्या करना है कि फिल वाटर इन ए बीकर और ए ग्लास अप टू द ब्रिम. पूरे रिम तक उसको भर के रख दो पानी से. जेंटली टच द वाटर सरफेस विथ वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क as shown in figure. Next, dip the prongs of the vibrating tuning fork in water as shown in figure 12.3 and observe what happens in both the cases. Discuss with your friends with when this happens. अभी देखो हमने क्या किया, एक ग्लास छलो छल भर लिया पानी से, राइट? फिर वही ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेटिंग को उसके बाजू में ले आके एक बार रबर के साथ स्ट्राइक किया और ग्लास के बाजू में ले आए तो पानी के अंदर कंपन शुरू हो जाएगी. और दूसरी बार हमने क्या करना है कि पानी के अंदर डिप कर देना है उसको, तो पानी उछल के बाहर गिरेगा, राइट? फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू यू कंक्लूड? कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? नो.
In the above activities, we have produced sound by striking the tuning fork. We can also produce the sound by plucking, stretching, rubbing, blowing, or shaking the different objects. As per the above activities, what do we do to the objects? We set the objects vibrating and produce the sound. Vibration means a kind of rapid to and fro motion of an object. कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड में टू एंड फ्रो मूवमेंट होना उसका वाइब्रेशन कहलाता है. ओके, सो या तो हम खरोचेंगे या टापली मारेंगे या खींचेंगे, कुछ भी करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ में, तभी वो वाइब्रेशंस आएंगे और तभी वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. सो वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो, राइट. आगे पीछे फास्ट होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो हम बोलते हैं कि वो वाइब्रेशंस कर रहा है. The sound of a human voice is produced due to the vibrations in the vocal cords. When the bird flaps its wings, do you hear any sound? Think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. A stretched rubber band, when plucked, vibrates and produced the sound. If you have never done this, then do it and observe the vibrations and stretch the rubber band. देखो मैं आपको बताता हूँ. See, this is one rubber band. Okay, अब इस रबर बैंड को मैं यूं स्ट्रेच कर देता हूँ और अगर यूं खींचूंगा, राइट, तो थोड़ी देर के लिए वो रबर बैंड के अंदर वाइब्रेशंस आ जाएगी, राइट. अगर हम कान के बाजू में रख के खींचते हैं यूँ, तो हमें आवाज़ आ जाएगी, राइट. सो दिस वाज नाउ प्रोपोगेशन ऑफ ए साउंड. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस होगा तो उसके पीछे वाइब्रेशंस किसी ऑब्जेक्ट के होंगे, राइट. The matter or a substance through which the sound is transmitted is called the medium. तो किसी, अगर देखो यहाँ पर ताली बजाई तो साउंड तो यहाँ प्रोड्यूस हुआ और तुम 5 फुट दूर खड़े हो और तुम्हें वो साउंड सुनाई दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड यहाँ से लेके वहाँ तक तुम्हारे तक पहुँचा. तो किसके ऊपर बैठ के वो पहुँचा? पानी के ऊपर, हवा के ऊपर, आग के ऊपर, कोई ना कोई एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. तो ज़्यादातर मीडियम जो होता है वो हवा होती है, राइट. तो जो मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, प्रोपोगेट करता है, आगे बढ़ता है, राइट, साउंड, तो उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन. इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. वो तो सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकता है कोई भी. से फॉर एग्जांपल ये स्केल है, राइट. ये स्केल मैंने अपने कान के पास लगाई, वहाँ पर तुम्हारा कान है और मैंने ऐसे किया स्केल को, तो यहाँ से लेके तुम्हारे कान तक वाइब्रेशन सुनाई देंगे. हम लोग कभी कभी क्लास में करते हैं ना, बच्चे लोग, है ना, अपना कान जो है बेंच के ऊपर लगा देते हैं और हल्के से बेंच के ऊपर टक 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 करते हैं तो बहुत भारी मात्रा में आवाज़ सुनाई देती है हमको, राइट. दैट इज़ बिकॉज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, कि आपने बेंच को तो यहाँ मारा और आपका कान तो लास्ट में खड़ा है, राइट. तो कैसे आपने कान को बेंच के साथ चिपकाए रखा है और बेंच को टक टक करते तो आवाज़ सुनाई देती है. तो वो सॉलिड में साउंड प्रोपोगेशन, आपने जो वाइब्रेशंस किए, ऐसे टक किया तो वो वाइब्रेशंस आपकी उंगली की एनर्जी सॉलिड में गई. सॉलिड में अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में वो ट्रांसफ़र होती 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 तुम्हारे कान तक पहुंची, राइट. तो वो सॉलिड मीडियम हुआ, अगर पानी है तो लिक्विड मीडियम हुआ, हवा में है तो गैस मीडियम हुआ. साउंड मूव्स थ्रू ए मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर. When an object vibrates, it sets the particles of the medium around it in vibrations. The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. It then exerts a force on the adjacent particle, as a result on which the adjacent particle get displaced and its position of rest. After displacement, the adjacent particle
The first particle comes back to its original position. This process continues in the medium till the sound reaches your ear. The disturbance created by a source of sound in a medium travels through the medium and not the particles of the medium. A wave is disturbance that moves through a medium when the particle of the medium sets the neighboring particles into motion. अभी देखो मैं उसको समझाऊँ ऐसे कि जैसे आप बस में खड़े हो, यहाँ से स्कूल से हॉस्टल जाने के लिए बस में आप खड़े रहते हैं, राइट। तो कोई 10-15 लड़कियाँ खड़ी हैं लाइन में बस में, राइट। और अबू काका या ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाता है, राइट। तो पहली लड़की को यूं थोड़ा सा झटका आएगा, राइट। और झटका आने के बाद वो बाजू में जो उसके साथ खड़ी है उसको धक्का देगी, उसके पीछे खड़ी है उसको धक्का देगी। ऐसे करते करते जो लास्ट में लड़की खड़ी है ना, तो पहली लड़की को जो धक्का आया वो धक्का लास्ट में खड़ी लड़की को महसूस होगा, क्योंकि बीच में जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं सबको धक्का जो है वो, ये मीन पोजीशन है, जैसे ही धक्का आया, राइट, तो पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से हटते डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे आया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, राइट। तो ये धक्का हुआ। तो यहाँ पर दूसरी लड़की खड़ी थी उसको धक्का आया, यहाँ पर तीसरी खड़ी थी उसको धक्का आया, यहाँ चौथी थी। ऐसे करते करते वो एक धक्का जो है वो लास्ट लड़की तक पहुँचता है। जैसे लाइन में बहुत सारी साइकिलें पड़ी हो, ठीक है, आपने सिर्फ पहली साइकिल को लात मारी तो आखिरी वाली साइकिल क्यों गिरती है? क्योंकि पहली साइकिल दूसरों को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, ऐसे 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 करते करते लास्ट वाली गिरती है। तो क्या हुआ कि आपने जो एनर्जी फर्स्ट साइकिल को लगाई थी वो एनर्जी जो है वो लास्ट तक ट्रैवल होते 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 फिर हवा में वैनिश हो गई, right? So this is how a sound propagates through the medium. Sound waves are characterized by the motion of a particle in the medium and are called the mechanical waves. तो sound waves जो होती है उसको हम बोलते हैं mechanical waves, because वो ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, राइट। एयर इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच द साउंड ट्रैवल्स। तो हवा जो है वो मोस्ट कॉमन मीडियम है किसी भी को ट्रैवल होने के लिए साउंड को। व्हेन एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर. This region is called a compression. C as shown in figure 12.5. This compression starts to move away from the vibrating object. When the vibrating object moves backwards, it creates a region of low pressure called the rarefaction, right, as shown in figure 12.5. Now, as the object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction is created in the air. This makes the sound wave that propagates through the medium. Compression is the region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure. Pressure is related to the number of particles of a medium in a given volume. तो हवा में जैसे मैं आपको बताऊं कि एक धागा बांध लिया हमने, राइट, और उसमें वो पानी पीने की स्ट्रॉ होती है ना, वो सब बांध के रख दी हमने, राइट। अभी हम क्या करेंगे, आगे वाली स्ट्रॉ को सिर्फ हिलाएंगे तो वो वाइब्रेशंस मूव होते 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 लास्ट तक पहुंचेंगी। तो हाई प्रेशर का जो होगा रीजन उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, फिर वो वापस अपनी जगह पर आएगी। तो लो प्रेशर का रीजन जो होगा उसको बोलते हैं रेयरफ्रैक्शन। तो रेयरफ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन ऑल्टरनेट होते 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 वो प्रोपोगेट करती है हवा में, राइट। Thus, the propagation of a sound can be visualized as propagation of density variations or pressure variations in the medium. तो यहाँ पर देखो फिगर में दिखाया गया है सी आर सी आर सी आर इस तरह से प्रोपोगेट करती है हवा में, राइट। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो साउंड को हमेशा कोई ना कोई एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से वो ट्रैवल करता है। अभी सपोज आप किसी कांच की दीवार में फिक्स बंद हो गए हो
आपके चारों तरफ कांच की दीवारें लगी पड़ी है, और अगर मैं यहाँ से कुछ बोलता हूँ तो सामने वाले को बाहर सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब कांच आ जाता है तो हवा कांच में से बाहर नहीं जा पाती, राइट, अंदर ही रह जाती। तो मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ वो कांच के उस तरफ खड़ा होगा, उसको सुनाई नहीं देगा ठीक से। हाँ, अगर यहाँ की हवा वहाँ तक जा पाती है, राइट, फिर भले ना बीच में कोई भी मीडियम हो तो हम उसको सुन सकते हैं, राइट। तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, उसको ट्रैवल होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है ना। से फॉर एग्जांपल आपको अगर हॉस्टल से स्कूल आना है तो या तो आप पैदल आ सकते हो, या बस में आ सकते हो, या साइकिल से आ सकते हो, या किसी से लिफ्ट लेके आ सकते हो। लेकिन आप सोचो, हॉस्टल में बैठे बैठे आप आंखें बंद करके बोलो मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, तो क्या आप स्कूल पहुँच जाओगे? नहीं, या तो पैदल, या बस में, या फ्रेंड के साथ में, या साइकिल से, कैसे भी पहुंचोगे। तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ऐसे ही ऐसे सोचने से आप नहीं पहुंच जाओगे स्कूल, है ना। उसी तरह साउंड को भी प्रोपोगेट होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो साउंड इज़ ए मैकेनिकल वेव एंड नीड्स द मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील एटसेट्रा फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम विच कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। वैक्यूम यानी कि बिल्कुल ही हवा नहीं होती, जहाँ पर आप जो वेफर्स ने खाते हो वो वैक्यूम पैक आते हैं, है ना। पैकेट यूँ फूला हुआ होता है ताकि वेफर्स जो होते हैं वो अंदर आप टच नहीं कर सकते हो वेफर को, वेफर अंदर ही अंदर हवा में आराम से मूव हो सकती है। अगर वो वैक्यूम पैक नहीं होती तो क्या होता कि तुम्हारी वेफर्स पाउडर फॉर्म में बाहर निकलती जब पैकेट खोलते। तो वेफर के ने जो पैकेट्स आते हैं आप खाते हो फूड पैकेट, उसमें वैक्यूम पैक होता है, अंदर हवा पैक कर दी जाती है। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम करेंगे। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार, then the electric bell is suspended inside the airtight jar. The bell jar is connected to the vacuum pump as shown in the figure. If you press the switch you will be able to hear the bell. Now start the vacuum pump. When the air in the jar is pumped out gradually, the sound becomes fainter, although the same current is passing through the bell. After some time, when the less air is left inside the bell jar, you will hear a very feeble sound. What will happen if the air is removed completely from the jar? तो देखो, एक यहाँ पर एक बड़ा सा जार है, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक बेल लगा रखी है, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और नीचे हमने वैक्यूम पंप लगा रखा है। तो शुरू में जब हवा अंदर होगी और आप स्विच ऑन करोगे तो बेल की आवाज़ तुमको सुनाई देगी, लेकिन उसी के साथ हमने वैक्यूम पंप की भी स्विच चालू कर दी है। मतलब क्या कि उसके अंदर जो भी हवा है वो वैक्यूम पंप खींच लेगा अंदर से हवा। अभी जार के अंदर हवा बिल्कुल नहीं बची है, राइट। तो जब पंप शुरू करोगे तो धीरे 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 हवा कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ जो पहले मोटी सुनाई दे रही थी फिर धीरे 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 कम होती जाएगी, राइट। और एक टाइम आएगा जब उसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं बचेगी तो तुम्हें अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, राइट। तो साउंड वेव जो होती है वो लंबी होती है, लॉन्जिट्यूडिनल होती है। तो उसको जानने के लिए अगेन एक एक्टिविटी है। देयर टेक ए स्लिंकी, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड and you hold the other end. Now stretch the slinky as shown in the figure 12.7a. Then give it a sharp push towards your friend. What do you notice? If you move your hand pushing and pulling the slinky alternatively, what will you observe? If you mark a dot on the slinky, you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of the propagation of the sound. अभी स्लिंकी यानी कि एक स्प्रिंग जैसी इलास्टिक जो मटेरियल होता है उसका है। इसमें भी देखो CR कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जनरेट होता जाता है, राइट। तो अगर आपने उसके ऊपर कोई डॉट अगर बनाया है तो वो डॉट जो है वो मूवमेंट करता हुआ तुम्हें नज़र आएगा एंड तक पहुंचते हुए। द रीजन्स वेयर द कॉइल्स बिकम क्लोजर, as we already know, sound propagates in the medium as a series of compression and rarefaction. Now we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium.
These waves are called the longitudinal waves, right? Waves. This in these waves, the individual particle of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation. अभी देखो ये डायरेक्शन है उसका प्रोपोगेशन का, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, ये डायरेक्शन है, राइट। तो इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल, इसी के पैरेलल यूं ही जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, राइट। The particles do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of the rest. This is exactly how a sound wave propagates. Hence, the sound waves are longitudinal waves. There is also another type of wave called the transverse waves. In a transverse wave, the particles do not oscillate along the direction of the wave propagation, but oscillate up and down अबाउट देयर मीन पोजीशन। अभी देखो ये उसका डायरेक्शन है, राइट। और ये अगर हमारा एक पार्टिकल है, राइट, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। अब देखो मेरा हाथ कहाँ मूव हो गया, आपको दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है ना। तो ये प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में ही जा रहा है, राइट। तो ये लॉन्जिट्यूडनल हुआ। अभी मेरा हाथ जो है वो आगे पीछे नहीं हो रहा है, राइट, ऊपर नीचे हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट। तो इस तरह की जो वेव होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अगर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे पैरेलल जा रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अगर ऊपर नीचे परपेंडिकुलर होके जा रही है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ओके। Thus, a transverse wave is the one in which the individual particle of the medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation. When we drop a pebble in a pond, the waves you see on the water surface is an example of transverse waves. आप किनारों पे बैठे हो और नदी किनारे पे बैठ के पानी में आप पत्थर फेंकते हो तो गोल रिंग्स बड़ी बनती हुई नज़र आएगी। जहाँ पर पत्थर गिरेगा वहाँ पर एक रिंग जनरेट होगी, फिर वही रिंग बड़ी होती 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 गायब हो जाएगी। फिर अब दूसरा पत्थर फेंकेंगे तो फिर उसी तरह से होगी। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, बट for the light the oscillations are not of the medium particles or their pressure or density. It is not a mechanical wave. You will come to know more about transverse waves in higher classes, right? Now, characteristics of a sound wave. Sound wave की characteristics क्या होती है? We can describe a sound wave by its frequency से पता चलता है, राइट। कितनी बार फ्रीक्वेंसी मीन्स देखो नॉर्मली आप अगर कुछ रेगुलर हेल्दी हो तो एक बार रिसेस के पहले और एक बार रिसेस के बाद पानी पीने या वॉशरूम जाओगे। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो गई है ना शरीर में, तो हो सकता है आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़े या बार बार पानी पीने जाना पड़े। तो एक दिन में जहाँ पर आप सिर्फ 2 या 3 बार पानी पीने जाते थे, अब 8 या 10 बार पानी पीने जा रहे हो, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई पानी पीने की या वॉशरूम जाने की, राइट। सो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फिर एम्पलीट्यूड, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से और जहाँ से वो वापस आता है ना, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कितना एम्पलीट्यूड। फिर स्पीड तो आपको पता है व्हाट इज स्पीड, कि 1 मिनट के अंदर जितना ऑसिलेशंस रिपीट करता है वो, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। A sound wave in a graphic form is shown in the figure C, which represents how the density and pressure changes when the sound wave moves in the medium. The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with the distance above and below the average value of the density and pressure.
Figure 12.8a and 12.8b represent the density and pressure variation respectively as a sound wave propagates in the medium. Compressions are the region where the particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve. The peak represents the region of maximum compression. Thus, the compressions are region where the density as well as the pressure is high. तो अगर प्रेशर और डेंसिटी हाई होगी तो वो हमको कंप्रेशन का ग्राफ दिखाएगा. Rare fractions are the region of low pressure where the particles are spread apart and they are represented by a valley. Right, this is the lower portion of the curve. A peak is called the crest. जो पीक होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट एंड द वैली इज कॉल्ड द ट्रॉफ. TROUGH is called the trough of a wave. The distance between two consecutive compression or two consecutive rarefaction is called the wavelength. अभी देखो इस स्केल के ऊपर पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, है ना. तो एक ऊपर वाला क्रेस्ट और दूसरा ऊपर वाले क्रेस्ट के बीच में जो जगह होती है, डिस्टेंस होता है, राइट. एक क्रेस्ट और ऊपर के दूसरे क्रेस्ट के बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ बोलते हैं, राइट. तो या तो हम इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं या फिर हम क्या करते हैं, एक वैली जो नीचे बनी, फिर क्रेस्ट ऊपर बना, फिर नीचे वैली बनी, राइट. तो एक वैली और दूसरी वैली, एक इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ. या तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ. The wavelength is usually represented by the Greek letter called the lambda. Its SI unit is meter. तो वेवलेंथ हमेशा मीटर में मापा जाएगा और उसका सिंबल है लैम्बडा जो कि ग्रीक लेटर है. ओके, यहाँ पर देखो दिखाया गया है लैम्बडा, राइट. Frequency tells us how frequently an event occurs. Suppose you are beating a drum. How many times you are beating the drum in the unit time is called the frequency of the time beating the drum. अभी देखो जैसे हम पीटी करते वक्त ड्रम बजाते हैं ना, है ना, तो जो पैटर्न से हम मारेंगे उसी पैटर्न से साउंड जनरेट होगी, है ना. हमने एक ही बार मार दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 मिनट के अंदर एक बार बजाते हैं. फिर अगर फास्ट एक्सरसाइज करनी है तो मेरे को फास्ट बजाना पड़ेगा, तो 1 मिनट के अंदर मुझे 4 या 5 बार मारना पड़ेगा, राइट. तो वो हुई उसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिपीटेशंस इन ए यूनिट टाइम. We know that when the sound is propagated through a medium, the density of the medium oscillates between the maximum value and the minimum value. The change in the density from a maximum value to the minimum value, then again to the maximum value, makes one complete oscillation. The number of such oscillations per unit is called the frequency of the sound wave. If we can count the number of the compressions or the rarefaction that crosses us in unit time, we will get the frequency of the sound wave. It is usually represented by letter V, nu, Greek letter nu. उसका नाम है nu, but उसको लिखते हैं V से हैं. Its SI unit is hertz. उसका फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट मेजर करना है तो कितने हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी. टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव. तो दो एक जगह से दो क्रेस्ट या तो दो वैली जहाँ से गुजरती है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. उसको कितना टाइम लगता है, राइट, एक पॉइंट से गुजरते हो, दैट इज नोन एज इट्स. In other words, we can say that the time taken for one complete oscillation, जैसे आप झूला झूलते तो क्या होता है कि झूला सेंटर में होता है, फिर आप आगे गए, फिर वापस सेंटर पे आए, फिर पीछे गए और फिर वापस सेंटर पे आए. तो यहाँ से आगे जाना, वापस अपनी जगह पे आना, फिर पीछे जाना, फिर अपनी जगह पर आना, तो इसको कहलाया जाता है वन कंप्लीट ओसिलेशन. ओके, एंड टाइम टेकन एक यहाँ से यहाँ, फिर वापस अपनी जगह, फिर पीछे, फिर वापस अपनी जगह.
तो इतना मूवमेंट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। कितना टाइम में उसको पूरा ऑसिलेशन किया। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी। इट्स ऐसा यूनिट इज टाइम का तो सेकंड होता है। सो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलोज। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होता है वो उसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल्स टू 1/t। A violin or a flute may both be played at the same time in an orchestra. Both the sound travels through the same medium, that is air, and arrive at our ear at the same time. Both the sounds travel at the same speed irrespective of the source. But the sounds we receive are different. This is due to the different characteristics associated with the sound. Pitch is one of the characteristics. अभी देखो कोई ड्रम भी बजा रहा है और वायोलिन भी बजा रहा है। जब आप गाना सुनते हैं तो गाना हमको अच्छा क्यों लगता है? अगर देखो मैं सिर्फ अपनी आवाज़ से गाना गा रहा हूँ, राइट, पीछे कोई भी म्यूज़िक नहीं बज रहा है, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि म्यूज़िक में सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट ढोल बज रहा होता है और आप गाना गा रहे हो तो अलग इफेक्ट आएगी। लेकिन ढोल के साथ साथ बांसुरी भी बज रही है, वायोलिन भी बज रहा है, गिटार भी बज रहा है, तो सब एक साथ बज रहे हैं लेकिन सबके हम कान जो है हम सबके साउंड को अलग अलग सुन सकते हैं कि हाँ गिटार का भी साउंड आ रहा है, ड्रम का भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिटार का ही आवाज़ आ रहा है, ड्रम का आवाज़ नहीं आ रहा है हमको। तो वो क्या है? तो वो है पिच, जिसको हम बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साउंड की, पिच, राइट। ढोल बजाते वक्त भी देखो उसके ऊपर रस्सियाँ होती हैं। गिटार में भी टाइट करने का होता है ना। अगर लूज हो जाएगा तो गिटार अच्छे से नहीं बजेगा, उसके स्क्रू एकदम टाइट रखने पड़ते हैं। तो वो साउंड जो प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं उसकी पिच अच्छी है, राइट। So, how the brain interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch. The faster the vibration of the source, the higher is the frequency and the higher is the pitch, as shown in figure 12.9. Thus, a high pitch sound corresponds to the more number of compressions and rarefactions passing at a fixed point per unit time. तो हाई पिच का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के टाइम में या 1 मिनट के टाइम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्रेशंस और मैक्सिमम नंबर ऑफ रेयर फ्रैक्शंस उसमें से पास हो रहे हैं, तभी तो पिच हाई होगी, है ना। अगर मैं ऐसे स्लोली बोलूँगा तो आपको क्या सुनाई देगा, लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ाता हूँ और वॉल्यूम थोड़ा हाई करता हूँ, पिच करता हूँ, तो आप अच्छे से सुन सकते हो, राइट। Objects of different sizes and conditions vibrate at different frequencies to produce the sounds of different pitch. ये तो हमको पता है कि देखो कोई अगर आप बोल रहा है, अब वो आवाज़ लड़की का है या लड़के का, आप ऐसे ही देखे बगैर भी पता लगा सकते हो, है ना, कि हाँ ये लड़के का आवाज़ है और ये लड़की का आवाज़ है। तो किसके ऊपर से? क्योंकि दोनों की पिच जो होती है वो अलग होती है। तो conditions, different size and conditions vibrate at different frequencies to produce the sounds of different pitches. The magnitude of the maximum disturbance in the medium on the either side of the mean value is called the amplitude. It is usually represented by letter A as shown in figure. For sound, its unit will be the density or the pressure. The loudness or softness of a sound is determined basically by its amplitude. तो जिसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड मतलब आवाज़, देखो अगर मोबाइल ऐसे ही बजा रहे हो, राइट, और उसके स्पीकर में लगा के बजा रहे हो तो आवाज़ आपको एकदम तेज़ सुनाई देगी, है ना। तो वो क्या हुआ, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया स्पीकर लगाने से, राइट। We hear a soft sound because we produce a sound wave of less energy, and if we hit the table hard, we hear a louder sound. Now, can you tell why a sound wave spreads out from its source as it moves away from the source? Its amplitude as well as its loudness decreases. Louder sound can travel a larger distance as it is associated with the higher energy and sound shape of a loud and soft sound of the same frequency.
तो अगर आवाज़ जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पर थोड़ी ऊंची आवाज़ सुनाई देगी और थोड़ा दूर जाओगे तो उसकी आवाज़ आपको कम लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, और एक टाइम आता है कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती और आपको वहाँ पर सुनाई नहीं देता। तो उसके लिए आपको थोड़ा और आगे आना पड़ेगा, तब कि जहाँ पर वो डिस्पर्स हो जाती है उससे पहले वो तुम्हारे कान तक पहुँच सके, है ना। आगे के टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।